गुड मॉर्निंग। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 स्टडी करेंगे, डाइजेशन इन स्टमक। इससे पहले हमने डाइजेशन इन माउथ स्टडी किया था, जिसमें आपको याद होगा हमने देखा था कि फूड जब माउथ में हम लेते हैं तो उसका केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो फूड जो हम माउथ में लेते हैं वो एक सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं। वो बोलस अब स्टमक में पहुंचता है। तो आज हम स्टडी करेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। सो डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक बोलस को ईसोफेगस से रिसीव करता है। स्टमक सिक्रीट्स एन एसिड एंड एंजाइम्स जो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। वी ऑल नो स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कार्डिक, फंडल एंड पायरोलिक। कार्डिक पोर्शन जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है। फंडल पोर्शन जो है वो 2 तरह के सेल्स से बना हुआ होता है, चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल्स। चीफ सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और पेराइटल सेल्स जो हैं वो HCl सिक्रीट करते हैं। पायरोलिक पोर्शन जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है बाय द मूवमेंट कॉल्ड चर्निंग। तो चर्निंग मूवमेंट जो है वो एक पेरिस्टाल्टिक एक्शन है जो स्टमक में होता है, जिसकी वजह से फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स भी हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कैसे होता है? A small quantity of gastric juice is always present in the stomach, even when it contains no food. यानी कोई भोजन या कोई खाना पेट में है या नहीं है, फिर भी गैस्ट्रिक जूस जो है वो उसमें उपस्थित होता है। ये जूस जो है जो कि बिना भोजन के भी गैस्ट्रिक स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं फास्टिंग जूस। बाकी 2 फेजेस में जो है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, सिफेलिक फेज एंड गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक फेज में जो सिक्रीशन होता है वो खाना अभी स्टमक में नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही उसका सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सिक्रीशन जो है वो रिफ्लेक्स स्टिम्युलेशन ऑफ वेगस नर्व की वजह से होता है। यानी कि फूड अभी स्टमक में नहीं पहुंचा है, लेकिन रिफ्लेक्स स्टिम्युलेशन ऑफ वेगस नर्व बिकॉज ऑफ द साइट, स्मेल, टेस्ट एंड इवन थॉट ऑफ फूड जो है उसकी वजह से ये स्टिम्युलेशन शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि यह सिक्रीशन जो है इट इज़ प्रिपेयरिंग द स्टमक टू रिसीव द फूड। सेकेंड फेज जो गैस्ट्रिक फेज है, उसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होना तब शुरू होता है जब भोजन एक्चुअली स्टमक में पहुंच जाता है और जो फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो इस जूस के स्टिम्युलेशन को हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है वो एक हार्मोन लिबरेट करता है नोन एज गैस्ट्रिन। यह गैस्ट्रिन ब्लड में पास होता है और स्टिम्युलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टमक वॉल की कि वो अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टार्ट करें। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि अल्कोहल और कैफीन जो होते हैं वो भी एक पोटेंट स्टिमुलाई होते हैं गैस्ट्रिक रिलीज के लिए। इस डायग्राम में हम फेजेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को इजीली समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 फेजेस: सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज में देखिए क्या हो रहा है, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड थॉट ऑफ फूड जो है उसकी वजह से वेगस नर्व्स स्टिम्युलेट करती हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये फर्स्ट फेज है, सिफेलिक फेज। नेक्स्ट फेज गैस्ट्रिक फेज जो है उसमें फूड स्टमक में पहुंच चुका है और वहाँ से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है गैस्ट्रिन,
वो गैस्ट्रिन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वापस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को आकर स्टिमुलेट करता है कि वो अपने जूसेस को, गैस्ट्रिक जूस को जो है वो उसका सिक्रीशन स्टार्ट करें। सो ये दो फेजेस हो गए, सिफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज। इन दोनों फेजेस में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। थर्ड फेज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है इंटेस्टाइनल फेज। इस इंटेस्टाइनल फेज में फूड जब स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, ड्यूोडेनम में जाता है, वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है। ड्यूोडेनम, जो फूड ड्यूोडेनम में जो पहुँचता है तो वो स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन का सिक्रीशन, एंटेरोगेस्टेरोन। ये एंटेरोगेस्टेरोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, स्टमक पे पहुँचता है और वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो फर्स्ट टू फेजेस जो हैं, सिफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज, वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं और थर्ड फेज जो इंटेस्टाइनल फेज है उसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट होता है। नाउ द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो एक क्लियर पेल येलो फ्लूइड होता है जो जिसकी हाई एसिडिटी होती है। इसका पीएच जो है वो 0.9 से 1.5 का होता है। रोज़ एवरी डे 2500 ml गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो मेनली वाटर, उसका मेन कंपोनेंट जो है वो वाटर होता है। 97 से 99% जो है वो इसमें वाटर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। 0.2 से 0.5% जो है गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है। HCl के क्या फंक्शंस हैं? HCl एसिडिफाइज द फूड। जो फूड बोलस जो स्टमक में आता है वो टाइलिन से मिक्स्ड हुआ होता है, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उस फूड को एसिडिफाई करता है और टाइलिन का एक्शन जो है वो स्टॉप करता है, क्योंकि बोलस के साथ टाइलिन जो है वो एंजाइम मिला हुआ आता है। तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस टाइलिन के एक्शन को रोक देता है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन में। पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट किल्स द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द फूड। म्यूकस, अनदर कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज, HCl में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। दिस प्रिवेंट्स द इंजरी टू म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इंजरी को प्रिवेंट करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और इसमें प्रेजेंट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। यह इंट्रिंसिक फैक्टर जो है यह नेसेसरी होता है इरिथ्रोसाइट मैच्योरिंग फैक्टर, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 is present in certain foods and it is absorbed through the walls of the small intestine with the help of intrinsic factor, and it is carried to the liver where it is stored. Vitamin B12 is very essential for proper development of the red blood cells in the bone marrow. Enzymes, 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अभी हमने जैसे पहले देखा था, इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव पेप्सिन में HCl के थ्रू कन्वर्ट होता है और बाकी जो रिमेनिंग पेप्सिनोजन है वो ऑटो कैटालिटिकली पेप्सिन के थ्रू ही पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है।
पेप्सिन एंजाइम जो है इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। एक और एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो है रेनिन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोरेनिन। HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू कैसीन, पारा कैसिनेट। पारा कैसिनेट पे फिर पेप्सिन एक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। रेनिन जो है वो ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ ये हमने उसके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस के स्टडी करे। हमने देखा कि इसमें सिर्फ प्रोटीन का जो है वो अभी डाइजेशन शुरू होता है, तो लेकिन स्टमक में फूड जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो स्टमक जो है वो एक स्टोरेज ऑर्गन या एक टेम्पररी रिजर्वॉयर जो है फूड का, उसकी तरह भी एक्ट करता है। फूड विच लीव्स द स्टमक टू एंटर द ड्यूडेनम इज इन अ सेमी लिक्विड स्टेट, और ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है इसको हम काइम कहते हैं। फूड पासेस इनटू द ड्यूडेनम इन स्मॉल जेट्स, छोटे छोटे जेट्स फॉर्म में ये जाता है थ्रू द पायरोलिक स्प्रिंक्टर व्हेन इट रिलैक्सेस एंड मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से फूड जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम में पास होता है। मेजर्स अगेंस्ट ऑटो डाइजेशन ऑफ स्टमक। व्हाट इज ऑटो डाइजेशन? ऑटो डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप को खुद डाइजेस्ट कर ले। और हम स्टमक में ऑटो डाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इट इज़ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो हैं वो हाईली एसिडिक हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है, वो एसिडिक है, तो वो स्टमक की वॉल को डिसॉल्व क्यों नहीं करता है? तो वो क्यों नहीं करता है? सबसे पहले क्योंकि उसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन कंटेंट ऑफ म्यूकस and its alkalinity neutralizes the hydrogen ions immediate area of epithelial cell layer. It forms a chemical barrier between the acid contents of the lumen and the cell surface. इसके साथ ही cell membrane lining the stomach have a very low permeability to hydrogen ions, thus preventing their entry into the underlying mucosa. सेकेंड फैक्टर जो है जिसकी वजह से ऑटो डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है वो है टाइट जंक्शंस। जो एपिथेलियल सेल के लैटरल सर्फेसेस जो होते हैं दे आर जॉइंड टुगेदर बाय टाइट जंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सो देयरफॉर देयर इज नो एक्स्ट्रा सेल्युलर पैसेज बिटवीन द सेल्स बाय विच मटीरियल कैन नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द म्यूकोसा। थर्ड फैक्टर जो है दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। द एपिथेलियल म्यूकस सेल्स लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल आर कंटिन्यूअसली शेड एंड रिप्लेस्ड थ्रू सेल डिवीजन। हमें पता है सारे ही सेल डिवीजन से रिप्लेस होते हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है कि स्टमक की लाइनिंग में जो है सेल्स जो हैं वो रिन्यू हो जाते हैं एवरी 3 to 4 days. So these factors contribute to maintain a barrier between the contents of the lumen and the underlying tissues. Thank you so much.